संवाद स्टूडियो में आपका स्वागत है। संवाद स्टूडियो में आज हम हैं उषा नेगी जी के साथ में। उषा नेगी जी अध्यक्ष हैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग के। तो बात करते हैं उषा नेगी जी से। मैम, आप बताएं सबसे पहले कि ये आयोग क्या है, किस तरह से ये आयोग काम करता है बच्चों के हित में। देखिए, ऐसा है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है वो बच्चों के अधिकारों के लिए काम करता है। वो बच्चे जो शिक्षा से वंचित हैं उनके लिए भी, वो बच्चे जो सड़क पर भीख मांगने के लिए बाध्य हैं उनके लिए भी, और वो बच्चे जो कूड़ा बीन रहे हैं और अनाथ बच्चे जिनका कोई नहीं होता उनके लिए काम करते हैं। इसके अलावा RTE जो एक वो है, उसके लिए हमारा विशेष रूप से ये बना ही आयोग RTE को लेकर ही था जी। और उसके बाद में इसको धीरे धीरे बहुत अधिकार मिले। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के भी काफ़ी डायरेक्शन के बाद में इसको काफ़ी मजबूती मिली और कानूनी रूप से काफ़ी अधिकार भी मिले। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है और ये सरकार के उन सारे कार्यों पर निगरानी रखती है जो बच्चों से रिलेटेड है और बच्चों के अधिकारों का कहीं पर हनन ना हो रहा हो या डिपार्टमेंटली उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है तो उस पर पूरी अपनी नज़रें गड़ाए रहता है। अगर कहीं पर उसे दिखाई देता है कि हाँ यहाँ पर गलत हो रहा है या बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है तो वहाँ पर ये पूरी तरीके से अपने डायरेक्शन देता है और उसको पूरा मॉनिटर करता है। तो बाल अधिकारों के लिए ये आयोग बनाया गया है। जी जी। अच्छा मैम, जैसे हम पीछे का समय देखते हैं, जब जाहिर सी बात है आप इतना अनुभव लेकर आए हैं, तो कितना बदलाव देखते हैं जब हम बच्चे थे, हमारे टाइम में जो समस्याएं थीं और आज कितना पॉजिटिव चीज़ें बदली हैं। देखिए, जब हमारा अगर बचपन देखा जाए तो उसमें और आज के बचपन में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। प्रकृति की गोद में किस तरह से खेलना है ये उस समय के बच्चे जानते थे। एक नॉर्मल लाइफ बच्चों ने जी, चाहे वो किसी भी गरीबी हालत में रहा हो या मध्यम वर्गीय परिवार में पला बड़ा हो या फिर वो बहुत सम्रांत परिवार में, बहुत अमीर परिवार में भी बड़ा हुआ हो, लेकिन उसने अपने बचपन को भरपूर जिया। जी। आज का दौर जो है उसमें बचपन कहाँ खो गया ये भी एक विषय हमारे सामने आता है। उसको लेकर ये आयोग बन रहे हैं, ये मतलब एक चिंताशील विषय तो है ही। नेचुरल लाइफ कैसे जीनी है उसमें भी दिक्कत आज हम लोग महसूस कर रहे हैं। बच्चे अपने बचपन को पूरी तरह से नहीं जी पा रहे हैं, उनके ऊपर बहुत सारे इतने प्रेशर्स हैं और ख़ासकर मैं परिवार का वो भी बोलूँगी, क्योंकि पहले हम लोग जो हैं जॉइंट फैमिली में रहते थे तो हमें अपने दादा दादी का प्यार और उनका जीवन का अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता था और बच्चे बहुत संस्कारवान भी थे, क्योंकि परिवार के अंदर आपके दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, ताई जी हैं, ताऊ जी हैं, मामा मामी हैं, नाना नानी हैं और बाकी और रिश्ते समझ में आते थे। जी। आज हम लोग कुछ इस तरह से देखती हूँ मैं व्यक्तिगत की ये आधा तीतर आधा बटेर वाली कहानी जो है वो चिरतार्थ होने लगी है, क्योंकि ना बच्चा पूरी तरह से मॉडर्नाइज सोसाइटी को एक्सेप्ट कर पाया है और ना ही वो अपने परंपरागत जो उसने अपने परिवार में जो उनके पेरेंट्स ने सब चीज़ें उससे गुजरे हैं वो ना उन तक पहुँचा ना। और संस्कारवान होना एक बहुत बड़ी बात है, तो संस्कारों की बहुत कमी आज आई है। मैं ये मानती हूँ कि जो अगर आपके लाइफ में मॉरल वैल्यूज़ नहीं है तो फिर बहुत सारी चीज़ें दिक्कत का विषय बनती है। एकल परिवार हो गया, पहले जॉइंट फैमिली थी तो संयुक्त परिवार की वजह से बच्चे सुरक्षित भी रहते थे, संरक्षित भी रहते थे और संस्कारवान भी होते थे और काफ़ी चीज़ों से उन्हें अनुभव भी होता था। रिश्ते क्या होते हैं भावनात्मक आधार पर जुड़े होते थे, इसलिए हम बच्चों को पता होता था कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो हमारे कहीं से ताऊ जी को पता चलेगा, ताई जी को पता चलेगा, कोई ना कोई घर में आपको टोकने वाला, समझाने वाला होता था। जॉइंट फैमिली में कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक नज़र रहती थी। गांव में रहते थे तो गांव के बड़े बुजुर्गों की नज़र रहती थी या बड़े जो गांव के लोग हैं उनकी नज़रें भी रहती थी। आज ऐसा नहीं है। एक तो ये चीज़ आई है, न्यूक्लियर फैमिली का जो एक कॉन्सेप्ट आया
वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना। बिल्कुल। और वो चैलेंज इसलिए क्योंकि बच्चा जो है कुंठित होने लगा, बच्चा जो है डिप्रेशन में जाने लगा, क्योंकि बच्चा जब घर आ रहा है तो उसे माँ नहीं मिलती है। बिल्कुल। एक घर में जो केयर टेकर है या जो मेड है वो उसको खाना खिला रही है या वो उसको देख रही है, तो वो चीज़ें जो माँ के हाथ से बना हुआ खाना या दादी का, दादा, अपनी ताई जी का, चाची का जो प्यार और उसमें खाने में जो वो होता था, वो सब चीज़ें आज नहीं, उससे वंचित है वो बच्चा। और माँ का तो प्यार उसे मिल ही नहीं रहा क्योंकि माँ नौकरी पे है और मेड उन्हें खाना खिला रही। तो वो अनुभूतियाँ और वो चीज़ें जो होती हैं, वो एनर्जी उन बच्चों तक नहीं मिली है। तो एक भटकाव की स्थिति यहाँ पर भी आई है। फिर बच्चा अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है तो वो फिर बाहर तलाशता है लोगों को। कभी अच्छे दोस्त मिल भी जाते हैं और कभी नहीं मिलते। तो अमूमन देखा गया है कि नहीं मिल रहे हैं, तो क्योंकि सब मिसगाइडेड हो रहे हैं। उसकी परिणति फिर क्या है जी। कि या तो वो नशे की तरफ चला गया, बिल्कुल, और या वो ऐसी भटकाव की स्थिति में चला गया कि उसे उसका नहीं समझ में आता कि वो क्या करे। कि हम खुद बाहर जाकर काम कर रहे हैं, उसके बाद में हम जब घर आते हैं तो खुद थके हारे होते हैं। बच्चों ने कोई 4 क्वेश्चन पूछ लिए तो हम बच्चों को झड़क कर जवाब देते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं दोषी मैं परिवार को भी मानती हूँ। इसलिए परिवार को इन सब चीज़ों के विषय में बहुत ज़्यादा चिंता करनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे का भविष्य, क्योंकि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, पति पत्नी काम क्या कर रहे, किस लिए कर रही हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने बच्चे को बेहतर जीवन दे सकें, हम बेहतर तरीके से जी सकें, हमें वो सारे संसाधन, वो सारी चीज़ें हम अपने बच्चे को उपलब्ध करा सकें और हम भी उसको पा सकें। लेकिन किसके लिए? जब बच्चा भटक रहा है, आपका प्यार उसको नहीं मिल रहा है, जो चीज़ें उसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं, तो ये गलत हो रहा है। तो जैसा मैम कह रही हैं कि ये ऑलमोस्ट आधा तीतर आधा बटेर वाली सिचुएशन हो गई है। पेरेंट्स भी बहुत कंफ्यूज स्टेट में पहुंच गए हैं कि बच्चों को डिसिप्लिन में रखना है या फ्रेंडली रखना है। तो बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है शायद। एंड सेकेंडली मैम ये भी जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड में जब से आपने ये पदभार संभाला, यहाँ इस स्टेट का जिस तरह से जोग्राफिकल रीच है, पहाड़ों में भी स्कूल्स हैं, वहाँ भी बच्चे हैं, तो कितनी यहाँ के क्या चैलेंजेस हैं जो आपका विभाग उसमें फेस करता है? देखिए, चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे स्टेट में कम से कम इतना है कि मैं ये फ़ख्र से कह सकती हूँ कि मेरे स्टेट में वो चीज़ें नहीं है कि मेरे स्टेट का बच्चा एटलीस्ट भीख नहीं मांग रहा है। जी जी जी। मेरे स्टेट के बच्चे का सर पे एक छत है, उसके लिए एक दाल रोटी का भी संसाधन है। पहाड़ के बहुत इंटीरियर गांव में भी वो रह रहा होगा तो उसे वो सब चीज़ें मिलती हैं जो एक अमूमन मिलनी चाहिए, उसको पर्याप्त मिलती हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ें प्रॉब्लम का विषय बन गई हैं कि मोस्टली आप भिक्षा मांगते हुए जो बच्चों को आप देख रहे हैं वो दूसरे प्रांतों से आ रहे हैं या कोई रैकेट उनको लेके आ रहा है। तो भिक्षा के उसमें तो मेरा उत्तराखंड का बच्चा कहीं वो नहीं होता है। जो भी अब हमने रेस्क्यू किए हैं, या वो बिहार से आया बच्चा है, या वो उत्तर प्रदेश का बच्चा है, या नेपाल से आया हुआ बच्चा है, या इस तरह से बच्चे आए हैं जो बच्चे बाहर के स्टेट से आए हैं। शिक्षा में भी उत्तराखंड का बच्चा कहीं भी पीछे नहीं है। कुछ भी हो, शिक्षा तो उसको पर्याप्त मिल ही रही है। हाँ, मैं उच्च शिक्षा के लिए ज़रूर कहूँगी कि हाँ, वहाँ पे थोड़ी सी कमी है, और क्योंकि परिवार की पृष्ठभूमि उतना मध्यम वर्गीय परिवार है, वो सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। उसके लिए सरकार भी प्रयासरत है, हम लोग भी प्रयासरत हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी ऊंची शिक्षा भी यहाँ पर मिले। अब काफ़ी हायर एजुकेशन में भी काफ़ी तरक्की हुई है उत्तराखंड के अंदर। चैलेंज हमारे सामने आता है बढ़ता हुआ नशा। बिल्कुल, ये हमारे सामने, क्योंकि ये सीमांत प्रदेशों से ये चीज़ों की सप्लाई जो हो रही है, जो लोग ड्रग बेच रहे हैं वो हमारे मासूम बच्चों को उसका शिकार बना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को ड्रग पैडलर बना रहे हैं। वो हमारे सामने चैलेंजिंग विषय आ रहा है। उसमें युवा पीढ़ी को उसका शिकार बनाया जा रहा है। तो जो बच्चे यहाँ हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर निगरानी के रूप में जो होना चाहिए, मॉनिटरिंग जो होनी चाहिए विभागीय स्तर पे, जो प्रशासनीय स्तर पे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉनिटर हर टाइम होने की ज़रूरत है कि ये बच्चे सुरक्षित हैं, इन बच्चों का
जो है ये जब बाहर जाते हैं तो क्या लेते हैं, क्या करते हैं, ये कई स्कूलों के हॉस्टल्स में पकड़े भी गए हैं। हम लोगों ने भी इस बीच में काफ़ी चीज़ें वो देखी हैं और पकड़ी हैं कि बच्चे जो हैं ड्रग्स लेते हुए पाए गए, या बच्चे जो हैं उनके पास में वो सारी चीज़ें हैं, शराब की बॉटल्स आपको मिल जाएंगी। औचक निरीक्षण करके देखिए, तो ये सारी चीज़ें व्यवस्थित करने की ज़रूरत है, इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। लेकिन कौन रोक लगाएगा? जब कोई मॉनिटरिंग सही प्रॉपरली होगी तभी तो रोक लगेगी। तो ये हमारे सामने एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। इस पर हमको फोकस करने की ज़रूरत है और ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, नेशनल उस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ये जो दीमक हमको खा रही है, इस दीमक का इलाज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, इसमें मुझे लगता है बल्कि हर लेवल पर अवेयरनेस चाहिए कि बच्चे से लेकर अवेयरनेस पेरेंट्स को भी चाहिए, पेरेंट्स को भी, क्योंकि पेरेंट्स ने यहाँ उनको छोड़ दिया तो पेरेंट्स को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी को उसमें जो उनके लोकल गार्जियंस हैं या स्कूल्स हैं, औचक कभी आकर देख लेना चाहिए कि मेरा बच्चा सही तरीके से पढ़ाई लिखाई में वो कर रहा है, बताए बिना बताए हुए मॉनिटर करें। आप देखें बच्चों को आपने बड़ी बड़ी चीज़ें उपलब्ध करा दी, उनके पास में 1.5-2 लाख की तो मोटरसाइकिल उनको आपने दे दिया, मोबाइल फ़ोन आप उनको दे रहे हो, खर्चे के लिए अंतहा पैसा आप दे रहे हो। अगर आप बच्चों को सब कुछ उपलब्ध करा रहे हैं तो बच्चा स्ट्रगल करना सीखेगा ही नहीं। स्ट्रगल करके वो अपने आप कमाए तो एक बात बनती है, लेकिन पेरेंट्स जिस तरह से आज ये कर रहे हैं तो वो चीज़ें थोड़ा सा गंभीर हैं। और वहीं पे क्योंकि आपने ज़्यादा उसको पॉकेट मनी दे दिया तो नेचुरली फिर वो चीज़ें, बच्चे नहीं तो कहाँ से शराब की बॉटल्स खरीद रहे हैं, बच्चे कहाँ से, और ब्रांडेड महंगी से महंगी ब्रांड्स, होटल्स में पार्टीज हो रही है बच्चों की, जिनको अपनी पढ़ाई में समय देना चाहिए, जिनको अपने भविष्य के लिए चिंता करनी चाहिए, वो इस तरह से होटलों में बैठ के ड्रिंक हो रही है। और आपके जो इतना साइबर क्राइम्स हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आप देखिए कि क्या नाम है, हुक्का बार हैं, इसमें आप हमने खुद पकड़े, हमने 2-3 हुक्का बारों में खुद छापा मारा है मैंने। तो वो सारी चीज़ें मैंने देखी हैं कि यंग बच्चा किस ओर जा रहा है। अब हम कल्पना कैसे करेंगे कि हमारा भारत युवा हो रहा है, लेकिन युवा भारत में अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ये दायित्व हर उस इंसान का है जो समाज में रह रहा है। वो उसके पेरेंट्स भी हैं, उसके फ्रेंड्स भी हैं, उसके स्कूल के टीचर्स भी हैं, आपके शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोग भी हैं, हम भी हैं, उसमें आम लोग हैं, सिविल सोसाइटी को भी नज़र इन चीज़ों में रखनी चाहिए कि अगर कोई बच्चा उनके सामने से इस तरह से गुजर रहा है तो कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये जिम्मेदारी हर एक की है। मतलब एक बच्चा वो कड़ी होता है एक समाज में जो कि हर वर्ग को जोड़ता है, क्योंकि उसी पर हमारे देश का, हमारे राज्य का, हमारा अपना भविष्य निर्भर होता है। तो ये मुझे लगता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए पूरे कम्युनिटी की कि हम अपने आसपास के बच्चों के राइट्स के लिए कलेक्टिवली काम करें, और अगर इस तरह के कमीशन सेटअप हैं तो उनको भी कोऑपरेट करें। अच्छा मैम, ये भी देखा गया जैसे स्कूल्स में काउंसलर्स, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, इनका एडमिशन के टाइम पर जिक्र आता है कि हमारे पास काउंसलर्स हैं, वो ये लोगों का लेकिन उतना रोल देखने को नहीं मिलता है कि अगर, मुझे नहीं लगता कि साल में अगर 2-3 इस तरह की वर्कशॉप्स बच्चों को दी जाएं तो उनके बचपन से, जैसे क्या होता था हमारे टाइम में मॉरल साइंस के सब्जेक्ट्स होते थे, आजकल मॉरल साइंस है पर कभी पढ़ा दिया कभी नहीं पढ़ाया, तो उनको उतना अहमियत नहीं दी जाती है। हमारे टाइम में राष्ट्रगान स्कूल में रोज़ होता था, आजकल वो कभी कभी हो जाता है, कभी कभी स्किप भी कर दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो बेसिक आपके अंदर वैल्यूज़ डालते हैं वो मिस होते जा रहे हैं। शिक्षा देना और शिक्षा का केंद्र खोलना, आपको ईश्वर ने इस लायक बनाया है। बिल्कुल सही कि आपके पास, आपको एक शिक्षण संस्थान खोलने जा रहे हैं। आपके उद्देश्य क्या है? आप लिखते तो बायलॉज में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, और आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं ट्रस्ट में, आप रजिस्टर्ड करवाते हैं सोसाइटी में, जिसमें आपको इनकम टैक्स में छूट हो। पहला ही आपका उद्देश्य दिखाई दे रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आप ऐसी कौन सी चैरिटी करते हैं? मैंने तो बहुत सारे स्कूल्स को उनके बायलॉज मंगा के पढ़े हैं और देखे हैं, तो मुझे ये अनुभव हुआ कि ये सिर्फ
हाथी के दांत खाने के और है और दिखाने के और है। बिल्कुल। तो नॉवल कॉज है ये, बहुत बड़ा बात है। पहले हमारे यहाँ आश्रमों में हम लोग शिक्षा दिया करते थे, एक ही टीचर होता था, बिल्कुल। उन गुरु के चरणों में पेरेंट्स उनको दे देते, समर्पित कर देते थे कि आप गुरुजी अब आप पढ़ाएं इन बच्चों को। वो आश्रम पद्धति हमारी टूटी, उस पर हमको दोबारा से आज फिर सोचने की ज़रूरत है। विश्व गुरु हम ऐसे ही नहीं बने थे, लेकिन आज वो गुरु परंपरा, गुरु और शिष्य परंपरा का कहीं ना कहीं पतन हुआ है। कोई आज गुरुजी को लोग उससे नहीं देखते, सम्मान से नहीं देखते, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या चल रहा है हिसाब किताब। फीस के नाम पे लूटो, चैरिटी के नाम पे लूटो। आज अगर कोई आपदा आ गई, कोई परेशानी आ गई, राज्य पे आ गई, राष्ट्र पे आ गई, तो क्या है, हाँ भाई अपने घर से लेके आओ, 200 रुपये लेके आओ। बिल्कुल। नाम है स्कूल का और काम है बच्चों का। बच्चों के पेरेंट्स की जेब काटते रहो तुम, और इनकम टैक्स अपना बचाते रहो तुम। फीस के नाम पे मोटी मोटी रकम ले लो, लेकिन उन बच्चों को, जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, उन बच्चों के अंदर संस्कार डालना, उनके नैतिक जिम्मेदारियां उनको सिखाना, उनको अच्छा इंसान बनाना, ये पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद में आप जिन विषयों पर उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें आपके भाव ये होने चाहिए कि हाँ, हम पैसा ले रहे हैं, लेकिन हम उसका भरपूर उनको सेवाएं भी दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, लूटो खसोटो, जैसे भी लूट सकते हो लूट लो। बिल्कुल। तो एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी खामियां आई, तो अभी काफ़ी चीज़ें एक सिस्टम में आई हैं, और मुझे लगता है कि जो वर्तमान शिक्षा नीति आई है उस पर हम लोग शायद फिर से विश्व गुरु बनने की तैयारी करें। अच्छा मैम, एज मदर्स मतलब हम लोग भी ये फील करते हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस बारे में शायद बच्चे भी पेरेंट्स की उतनी नहीं सुनते हैं जितनी टीचर्स की सुनते हैं। तो स्कूल्स में कितना मुश्किल होता है इन लोगों को, जैसे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के वर्कशॉप्स देना, क्योंकि बीच में जब कुछ इसका काफ़ी ज़ोर शोर से जिक्र चला था, तब तो था कि हाँ बच्चों को करना चाहिए अवेयर, क्योंकि ये रूरल में भी प्रॉब्लम है, अर्बन में भी प्रॉब्लम है, अमीरों में भी प्रॉब्लम है, गरीबों में भी है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बच्चे शिकार बनते हैं, बच्चियाँ भी बनती हैं और बच्चे भी बनते हैं। तो स्कूल्स में हम क्यों नहीं इस तरह की कोई वो करते हैं कि साल में एटलीस्ट एक वर्कशॉप हम बच्चों को दें जो उनको इस बारे में अवेयर करें। इसमें बाल आयोग ने काफ़ी वो चिंता भी की, और काफ़ी तक स्कूलों में भी कि गुड टच बैड टच के बारे में आप शिक्षा दें बच्चों को, और ज़रूरी है ये सब चीज़ें बच्चों को बतानी भी, और इस पर धीरे धीरे बच्चों को अवेयर करने की भी। और मैं कहती हूँ कि इसको तो बहुत छोटे से ही बच्चों को बताने की ज़रूरत है। आज समाज इतनी विकृत स्थिति में आ गया है, लोग बाग, उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। 6 महीने की बच्ची है तो उसके साथ भी रेप हो रहा है, अगर वो 60 साल की बुजुर्ग हैं तो उसके साथ भी ये सब चीज़ें हो रही। उत्तराखंड के अंदर पहले जो है केसेस रजिस्टर्ड भी नहीं होते थे, लेकिन हम लोग जब आए तो हम लोगों ने लोगों के बीच में सारी चीज़ें चर्चाएं की, और सब लोगों को बोला कि आप लोग आगे आएँ, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। क्योंकि कुछ लोग समाज के डर से नहीं बताया करते थे, कुछ लोग उनको ये रहता था कि पता नहीं हमें न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन अब हम लोगों ने जो जितने भी केसेस हमारे पास में आए हैं, लगभग 400 समथिंग केसेस थे, जिसमें कि क्या नाम है, हम लोगों ने तुरंत उस पर कार्रवाई की और तुरंत उस केस को रजिस्टर्ड भी करवाया, FIR दर्ज हुई, और FIR दर्ज होने के बाद में उनको जेल भी हुई। तो लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ और अवेयरनेस भी आई कि जो लोग गलत कर रहे हैं, आखिर उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और उस पर कार्रवाई हुई, जब लोगों को लगा कि नहीं, हमें तो अब पुलिस भी सुन रही है, हमें तो अगर, और जरा भी लोग बाग शिकायत करते थे कि अब हमारा आपने क्या नाम है, अगर आप हमारा नहीं रजिस्टर्ड करोगे केस तो हम आयोग में शिकायत कर देंगे आपकी, तो तुरंत उस पर कार्रवाई हुई है। तो एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ। तो इसीलिए आवश्यकता है स्कूलों को कि वहाँ पे छोटे छोटे अवेयरनेस कैंप होने चाहिए, साइकोलॉजी जो एक साइकेट्रिस्ट होना चाहिए, वहाँ पर मनोवैज्ञानिक होगा, तो कम से कम वो बच्चों को अवेयर भी करेगा और उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी डेवलप करेगा। और इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या है ये चीज़, लड़कियों को भी समझ में आनी चाहिए, लड़कों को भी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, बच्चों में जिज्ञासा रहती है कि आखिर ये क्या है। तो
जब उनको उसके बारे में धीरे धीरे आप उन्हें पढ़ाएंगे, और ये विषय होना चाहिए, बिल्कुल ये सब्जेक्ट होना चाहिए। स्कूल में हर बच्चे को इस तरह के चैप्टर्स पढ़ाए जाने चाहिए, ताकि कम से कम बच्चा उसके सही चीज़ों को समझ सके, और उसके बाद में बच्चा उस चीज़ के लिए फाइट करने के लिए उसमें वो फाइटिंग स्पिरिट भी पैदा हो, तो ये आवश्यकता है। तो अच्छा मैम, अभी ये जो बाल मित्र थाना इनॉग्रेट हुआ है, इसके बारे में कुछ बताएं। ये कॉन्सेप्ट भी इसीलिए है कि क्योंकि बच्चों के अंदर जो है जो बच्चे जाने अनजाने गलतियां कर जाते हैं, आपराधिक जो प्रवृत्ति पनपे, उससे अच्छा है कि इन बच्चों की काउंसलिंग हो। इन बच्चों को अगर पकड़ा गया तो उन्हें इस तरह से घबराहट ना हो कि हमको पकड़कर जेल ले जाया जा रहा है, और पुलिस की वर्दी से खौफ तो रहता ही है। तो उन्हें कम से कम ये भाव ना आए कि जो पुलिस सामने आ रही है, ये पुलिस जो है अब हमको मारेगी या पीटेगी। उनको ये भाव आए कि ये पुलिस हमारे संरक्षक है, ये पुलिस हमें सुरक्षा कवच है, ये हमें समझाएगी, ये हमारा। तो उन्हें पुलिस भी वहाँ पर सिंपल वर्दी में होंगी, साधारण वर्दी में, पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं होंगी। वो उनको पकड़ के लाएंगे, वहाँ पे बच्चों को समझाएंगे। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे अपने जो हमारे पूर्वज रहे उनके इतिहास का हम लोगों ने संकलन करके वहाँ पे बुक्स रखी हैं जो प्रेरणादायक हैं, और इस तरह की बुक्स हैं, कॉमिक्स हैं, जिससे बच्चा थोड़ा सा वहाँ पे मनोरंजन भी अपना कर सके। उनके लिए खेलने का पूरा साजो सामान वहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद में काउंसलिंग भी वहीं पे होगी, CWC भी वहीं पे होगा, वहाँ पे चाइल्ड हेल्पलाइन वाले भी वहीं पे ही होंगे, आपके जे बोर्ड वाले वहाँ पे होंगे। तो सारे लोग एक ही अम्ब्रेला के नीचे उपलब्ध होंगे, जो और एक मनोवैज्ञानिक भी वहाँ पर होगा। तो ये सारे लोगों के बीच में, क्योंकि वो सिंपल एक पारिवारिक माहौल बनेगा, तो बच्चा अब क्यों अपराध की दुनिया की तरफ गया, क्यों उसने गलती करी, तो वो उनको बताएगा। जैसे फ्रेंडली अपने पेरेंट्स को बताता है, कभी कभी अपने और फ्रेंड्स से बताता, तो एक अच्छा वहाँ पे फ्रेंडली माहौल हो जाएगा। तो इसीलिए उसका नाम भी बाल मित्र थाना ये अन्य प्रांतों में भी खुला, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आया, और ये NCPCR और SCPCR सब लोगों ने कि हाँ एक बाल थाना है, हर प्रत्येक जिलों में बनने चाहिए, बाल थाने होने चाहिए। तो उससे बच्चों के अंदर बढ़ती हुई जो अपराध की प्रवृत्ति है उस पर हम लोग रोक लगा सके। उसे ये महसूस ना हो कि मैं जेल में हूँ, उसे ये महसूस हो कि मैं एक घर में हूँ, और घर में मुझे समझाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, तो मुझे उस रास्ते पे नहीं जाना है। अच्छे चीज़ें आप पढ़ेंगे और अच्छे लोगों के बीच में आप बैठेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे, तो उससे आपके अंदर एक जो वाइब्रेशन होगा, जो आपके अंदर एनर्जी आएगी, वो एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव होगी। तो वहाँ से बच्चा जो है एक सही डायरेक्शन उसको मिलेगी। ये एक प्रयास है, कोशिश है जी। तो देखा हमने कि बहुत ही पॉजिटिविटी, सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी के साथ ये आयोग और उषा मैम कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के बच्चों के अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं। संवाद स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।